हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज के इस सेशन में हम मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसका एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इस कैलेंडर के मुताबिक आपकी सब इंजीनियर की जो एग्जाम है उसका टाइमिंग या उसका एक टेंटेटिव डेट जो है वो जारी किया गया है, जो कि अगस्त 2024 है। आप लोग सभी इस बात से परिचित होंगे कि पिछले बहुत दिनों से सब इंजीनियर की वैकेंसी का वेट किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था और अब फाइनली जो है उसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस बीच चुनाव होंगे और सारी वैकेंसीज जो है चुनाव की आचार संहिता के बाद ही फिल की जाएंगी। उसी क्रम में हमारे सब इंजीनियर की वैकेंसी के लिए एग्जाम की डेट जो है वो अगस्त में डिक्लेयर की गई है। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए इस वैकेंसी का कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन मोड में 22 ऑफ अप्रैल यानी कि मंडे से शुरुआत की जा रही है उसकी, और अगर आप ऑफलाइन मोड में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लासेस को तो उसकी शुरुआत 24 ऑफ अप्रैल यानी कि वेडनेसडे से होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन कोर्सेज के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके तहत जो एग्जाम की टेंटेटिव मतलब है कि हमारे पास अभी अगर हम रफली माने तो 3 महीने, 3 से 3.5 महीने का समय है, यह हम मान सकते हैं। आपके पास मई का पूरा महीना है, जून का पूरा महीना है और जुलाई का पूरा महीना है, और अगर अगस्त में भी एग्जाम मिड अगस्त तक होती है तो आप उसको भी मान लीजिए, तो 3.5 से 4 महीने का समय या ड्यूरेशन आपके पास इस परीक्षा की तैयारी के लिए है, जो कि काफी है। इस परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए 3.5 4 महीने का जो ड्यूरेशन है वो मोर देन इनफ है। इस टाइम पीरियड में आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और आसानी से अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। के सब्जेक्ट्स होते हैं नॉन टेक और टेक, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सब इंजीनियर का जो मध्य प्रदेश में एग्जाम होगा, अगर हम उसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ये जो 200 मार्क्स हैं इसमें से 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स जो है वो नॉन टेक सब्जेक्ट्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के रहेंगे, और आपके जो बचे हुए 100 मार्क्स हैं वो आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, ब्रांच है, उससे रिलेटेड रहेंगे, तो वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का रहने वाला है। इन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का रहता है, यानी 180 मिनट्स का। इसका मतलब है कि आपको एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट से भी कम मिलता है। तो 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न सॉल्व करना है, जिसमें से 100 नॉन टेक के रहेंगे और 100 टेक्निकल के रहेंगे। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें एमपी सब इंजीनियर की, तो वो अगस्त 2024 ये एक टेंटेटिव डेट जो है वो जारी की गई है एग्जाम बॉडी के द्वारा। ठीक है, इसमें ये जो नॉन टेक के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर हम इसको रफली देखें तो सिलेबस में 5 से 6 खंडों में इसको बांटा जा सकता है, जिनमें हम जीएस या जीके जिसको आप बोलते हैं एक पार्ट उसको मान सकते हैं, एक पार्ट हम कंप्यूटर को मान सकते हैं, एक पार्ट हम मैथ्स जनरल मैथमेटिक्स जो है उसको मान सकते हैं, एक पार्ट जो है हम जनरल मैथमेटिक्स के अलावा साइंस को एक पार्ट मान सकते हैं, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। उसके अलावा 2 लैंग्वेजेस, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। लैंग्वेज जो सेक्शन है उसमें हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेजेस हैं।
ठीक है, इतने पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। तो अगर हम रफली देखें तो एक खंड से करीब 15-16 प्रश्न आने चाहिए नॉन टेक में। हालांकि यह अनुपात बदला जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं, औसत बता रहा हूं कि अगर 100 प्रश्न 6 खंडों में से आने हैं तो एक खंड में रफली 15, 16, 17 क्वेश्चन के आसपास वो बैठेंगे। हालांकि ये अनुपात बदल सकता है, हो सकता है कि किसी खंड से 18 प्रश्न आ जाए, किसी से 12 आ जाए, किसी से 20 आ जाए, क्योंकि ये कोई फिक्स बताया नहीं गया है, पर इतने प्रश्न कम से कम आने चाहिए। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट से आपके 100 प्रश्न आएंगे और बाकी 100 जो है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नॉन टेक सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनमें किन खंडों को आपको तैयार करना है और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला पोर्शन है जो कि आपके जीएस का है या जीके का है, जिसको आप जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल इंट्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा खंड है। इसमें कई सारे विषय हैं जो इस एक खंड में हमें पढ़ना है। जैसे इसमें सबसे पहला खंड जो है वो है हिस्ट्री का। ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, ये मैंने एक वाइड तरीके से बताए हैं, थोड़े से मोटे तौर पर। अब जैसे इसमें मैथ्स है तो मैथ्स में रीजनिंग भी शामिल है ना। मैथ्स का मतलब आपका एप्टीट्यूड से है, और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में मैथ्स भी आता है और रीजनिंग भी आती है। ठीक है, मैथ्स भी आता है और रीजनिंग भी इसमें आ जाती है। ठीक है, और इस तरह से ये, मतलब अगर आप इसको देखें तो ये मैथ्स से 2 भाग निकल जाते हैं, एक मैथ्स और रीजनिंग, तो ये फिर 7 भाग हो जाएंगे अगर हम इसको इस तरह से देखें। तो 14 क्वेश्चन इसमें आप मान के चलिए कि 14 क्वेश्चन एक खंड से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम इसको 2 भाग मान ले तो 7 भाग हो जाएंगे, और रफली आप ये मान के चलिए कि 14-15 क्वेश्चन इसमें से एक खंड से आने हैं। अब अगर हम जीए के या जीएस के सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का ये एक समुच्चय जैसा है ये विषय, जिसमें हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री भी हो सकती है, इसमें मतलब इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आएंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, और इंडिया में क्योंकि एमपी इंडिया में ही है तो इसमें एमपी की हिस्ट्री भी हम मान सकते हैं कि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, हिस्ट्री का मतलब इंडियन हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और एमपी हिस्ट्री भी है। इंडिया और वर्ल्ड इसमें मेंशन्ड है, और इंडियन हिस्ट्री में मध्य प्रदेश क्योंकि भारत में है तो मध्य प्रदेश का इतिहास भारत की हिस्ट्री में शामिल हो जाता है। तो ये इंडियन, वर्ल्ड और एमपी हिस्ट्री इसमें पूछा जाएगा। इसमें मेन फोकस जो रहेगा वो नेशनल मूवमेंट्स पे रहेगा। इंडिया के इंडिपेंडेंस या फ्रीडम के लिए जो नेशनल मूवमेंट चले उस पर मेन फोकस रहता है। ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड भी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिनमें 1857 के मूवमेंट से लेकर के बाद में जो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंट हो, डांडी मार्च हो, और भी छोटे मोटे ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट हो, इस पर मेन फोकस रहता है। और इसके अलावा भी बाकी चीजें हिस्ट्री में हमको पढ़ना रहेगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सभी तरह से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री के बाद जनरल स्टडीज में, वो है जियोग्राफी या भूगोल। पहला विषय है आपका इतिहास यानी पहला खंड, और दूसरा विषय है आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल में भी हमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की जियोग्राफी पढ़नी है। कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है ज्योग्राफी में। कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं, कौन कौन से क्लाइमेट हैं, कौन कौन से लैंड लैंड ग्राफ्स, या जिसको हम बोलते हैं कि कौन कौन से आप जिसको कह सकते हैं कि कौन कौन से पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, कौन सी चोटियां हैं पर्वतों पर,
तो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो हमें इसमें मेनली देखने रहेंगे। लैंड फॉर्म्स, उसके बाद फिजिकल डिविजन्स, क्लाइमेट, अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग क्लाइमेट है उसमें किस तरह की जलवायु है, ये सब लैंड फॉर्म्स में आपके मरुस्थल भी आ गए, डेल्टा भी आ गए, है ना, डेजर्ट, डेल्टा, सब कुछ उसमें शामिल हो गया। ये सब ये हमें इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, और इंडिया जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें एमपी अपने आप शामिल हो जाता है। इंडिया की जब हम बात करेंगे तो एमपी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा ही, क्योंकि ये एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम है, इसलिए एमपी इसमें शामिल है। इंडिया की बात करेंगे तो एमपी उसमें अपने आप शामिल हो जाएगा। इसी में एक और टॉपिक अलग से दिया हुआ है भूगोल में ही, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, मतलब बहुत सारे जो देश हैं दुनिया के उनकी राजधानियां, कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, तो इसको भी हमें थोड़ा सा फोकस में रखना है, विभिन्न देश और उनकी राजधानियां देखना पड़ेगा। तो दो विषय हो गए आपके, इतिहास और ज्योग्राफी। तीसरा विषय जो जनरल स्टडीज में आता है इतिहास और भूगोल के बाद, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद, वो हिस्ट्री से ही जुड़ा एक विषय है आर्ट एंड कल्चर, जिसको आपके सिलेबस में कल्चरल हेरिटेज कहा गया है। सांस्कृतिक विरासत, जो भारत की या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में हमें जानना है। सांस्कृतिक विरासत में कई तरह की विरासतें आती हैं, मूर्त और अमूर्त, मतलब जो टेंजिबल आर्ट फॉर्म्स हैं और जो इनटेंजिबल है। मूर्त में क्या आती है, मंदिर, गुफाएं, चैत्य, विहार, महल, किले, मूर्तियां, ये सब क्या है, हमारे टेंजिबल आर्ट फॉर्म्स है। पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स, फिर हमारी जो बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स है अलग अलग, वो सब इसमें आ जाती है। इंटेंजिबल में क्या आएगा, हमारा म्यूजिक, हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ये सब हमारे इंटेंजिबल में आ जाएंगे। तो जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमारा स्कल्पचर है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो स्कल्पचर है, ये सब टेंजिबल में आ जाएगा। और क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोक डांस, क्लासिकल ड्रामा, फोक ड्रामा, ये सब काय में आ जाता है, इनटेंजिबल। तो ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज है। इसमें जीआई टैग्स वगैरह भी शामिल है कि कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, वो सब भी इसमें शामिल है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। तो तीसरा जीएस वाले पोर्शन में जो तीसरा टॉपिक या तीसरा पोर्शन हो गया वो हो गया कल्चरल हेरिटेज। चौथा हिस्सा है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और राज व्यवस्था। ठीक है, इसमें हमें भारत के संविधान के मुख्य जो प्रावधान है वो हमको देखना है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, भारत और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रावधान, है ना, केंद्र के स्तर पर जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जिसमें केंद्र की सरकार है, केंद्र की या जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है, तो विधायिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पंचायती राज सिस्टम, वो सब इसमें आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शंस, और बहुत सारे जो कमीशन हैं, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और ओबीसी कमीशन, ट्राइबल कमीशन, ये तमाम चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद जो पैरेलल सिस्टम राज्यों में है, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की गवर्नमेंट, उसके बाद हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, पंचायती राज सिस्टम, वो सब इसमें आ जाएगा। तो वो पॉलिटी नाम का सेक्शन है। तो अभी तक हमने जीएस में 4 खंड देखे, इतिहास, भूगोल यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जिसको हम कल्चरल हेरिटेज बोल रहे हैं, और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और राज व्यवस्था। ये 4 पोर्शन के बाद पांचवा जो पोर्शन है जीएस में, जो पांचवा पोर्शन है वो है इकोनॉमिक्स का। इसमें हमें केवल भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादातर जानकारी, जीडीपी क्या है और बाकी उससे जुड़ी हुई योजनाएं, इसमें मेनली जो है सरकारी योजनाएं रहती हैं,
तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हमें इसमें समझना है, और बहुत सारी योजनाएं जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उसके बारे में इसमें छठवां खंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें मेनली आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी जो आजकल ज्यादा चर्चा में है, इस पे ज्यादा फोकस करना रहेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोग देखते ही हैं जीएसएलवी, पीएसएलवी वगैरह जो लॉन्चर्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वेरियस कंसेप्ट हैं, वो सब हमको इसमें समझना रहता है। और एक छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। जैसे हम अलग अलग दिवस मनाते हैं कि भाई आज पर्यावरण दिवस है, आज महिला दिवस है, आज ये दिवस है, वो दिवस है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ट्राइबल डे मनाया जाता है या विमेन डे मनाया जाता है, नेशनल इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वोटर्स डे मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, देयर आर वेरियस। तो हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं वो, और वो किस वजह से उस दिन मनाया जाता है, और भी जो इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और भी कई तरह के अलग अलग डेज हम मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर दिवस, मतलब और भी कई तरह के अलग अलग इवेंट्स वगैरह हम देखते हैं। तो वो तमाम इवेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना रहता है, एक बेसिक जानकारी। तो ये जो 7 टॉपिक मैंने आपको बताए, ये मिल करके जीएस का जो पहला पार्ट, मतलब आपके नॉन टेक का जो पहला पार्ट है, जीके या जीएस, इसका हिस्सा है। ठीक है, तो जो मैंने आपको 6 या 7 खंड बताए हैं, अगर आप उसको अलग कर लेंगे तो 6 और 7 खंड में से जो पहला खंड है जीके या जीएस, इसमें ये सारी चीजें आती है। ये सबसे बड़ा पोर्शन है आपके नॉन टेक का, क्योंकि इसमें कई सारे छोटे छोटे खंड शामिल है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जीके या जीएस का सिलेबस। अब हम दूसरा पोर्शन उठाते हैं नॉन टेक में। दूसरा पोर्शन हम उठाते हैं नॉन टेक में, जो कि आपका लैंग्वेज है। पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। 2 लैंग्वेजेस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, पहला है आपका हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो हिंदी जो है उससे क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हिंदी में हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्द खंड, 2 भागों में इसको बांट लेते हैं। हालांकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। व्याकरण में हम लोग संधि, ये शब्द निर्माण के जो तरीके हैं, इसमें सबसे पहले वर्णमाला, क्योंकि बेसिक यहीं से शुरू होता है। वर्णमाला के बाद शब्द बनाने के तरीके, शब्द निर्माण के जो तरीके हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो है इसमें आएंगे व्याकरण में। ठीक है, इसके अलावा जो व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण के बाद क्रिया और विशेषण अलग अलग नाम मिलके एक क्रिया विशेषण भी होता है, जिसको एडवर्ब कहा जाता है। क्रिया विशेषण है ना, लिंग, वचन, कारक, परसर्ग, निपात, ये सब जो कंसेप्ट है ये ग्रामर से जुड़े हुए कंसेप्ट है। हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में हमें ये तमाम चीजें व्याकरण खंड में पढ़नी है। शब्द खंड की अगर हम बात करें तो जो रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं, जिनमें रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, उसके बाद पर्यायवाची शब्द जिनको हम लोग समानार्थी भी बोलते हैं, विलोम शब्द, उसके बाद मुहावरे, कहावतें जिसको हम लोकोक्तियां कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज यानी कि हिंदी के टॉपिक्स हैं। हिंदी में इतने टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो दोनों खंडों से थोड़ा अलग है, अपठित गद्यांश। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपठित गद्यांश। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है मिलकर के आपका लैंग्वेज में जो हिंदी वाला खंड है उसका सिलेबस बताते हैं। ये सभी चीजें
उसके बाद दूसरा जो है वो है हमारी लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश में भी इसी तरह से हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक है ग्रामर और दूसरा है वोकेबलरी। दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर एंड वोकेब। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये भी ग्रामर का ही हिस्सा है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके अलावा क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, मोडाल वर्ब्स या मॉडल्स जिनको बोलते हैं, मोडाल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ग्रामर में पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यस, एक और टॉपिक इसी में है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ग्रामर है। और वोकेब में क्या होता है? वोकेब में आपके सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम बोलते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस जिनको हम मुहावरे या लोकोक्तियां कहते हैं हिंदी में, उन्हीं को ईडियम या प्रोवर्ब या फ्रेजेस कहा जाता है। तो सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, है ना, ये तमाम चीजें वोकेब में आती है। और वही एक चीज जिसको हमने हिंदी में अपठित गद्यांश बोला था, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंशन। एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब मिलकर के आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो नॉन टेक में अभी तक हमने दो सब्जेक्ट्स की बात की, एक जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज जिसको हम बोल रहे हैं। उस जनरल स्टडीज में कई सारे सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, आर्ट एंड कल्चर, वो सब हमने जनरल स्टडीज में देखा। तो वो एक खंड है जनरल स्टडीज जिसमें 6-7 टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमने दूसरा खंड भाषा खंड देखा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में हिंदी व्याकरण और शब्द खंड, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिए। और साथ ही साथ इंग्लिश, इंग्लिश में भी दो ही चीजें हैं, ग्रामर और वोकैब। तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है और वोकैब में कौन कौन से टॉपिक है। और इसके अलावा दोनों ही भाषाओं में अपठित गद्यांश या कॉम्प्रीहेंशन आएगा, हिंदी में जिसे हम अपठित गद्यांश बोलते हैं और इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ पढ़ के आपको उसके बेसिस पे आंसर करने रहते हैं। ठीक है, तो ये भाषा खंड हो गया। तो 3 सब्जेक्ट हमने देख लिए, हिंदी, इंग्लिश और जीएस। अब हम चौथा जो खंड है उसको देखते हैं, वो है आपका जनरल साइंस, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। देखिए, जनरल का मतलब ही है कि इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो 10th तक के हिसाब से रहेगा। 10वीं तक जो प्रश्नों का उत्तर या प्रश्नों का जो स्तर रहता है, जो लेवल होता है, वहां तक का आपको देखना है। तो जनरल का मतलब ही होता है। और जनरल में दूसरी बात यह है कि जनरल का मतलब है कि इसमें फिजिक्स भी हो गया, इसमें केमिस्ट्री भी हो गया, इसमें बायोलॉजी हो गया जिसमें बॉटनी, जूलॉजी शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल से, मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें भी इसमें शामिल हो गई, टेक्निकल चीजें। तो जनरल का मतलब ये होता है कि जिसमें सभी चीजें आ जाए। और इसमें क्वेश्चंस का लेवल 10वीं तक का रहेगा, जो 10th तक का लेवल है। आपको हायर लेवल पे उसको नहीं देखना है। तो इसमें सामान्य जो भौतिकी है यानी जनरल फिजिक्स, फिजिक्स,
जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों शामिल है। ठीक है, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में भी, तकनीक के बारे में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खोजें हैं या अन्वेषण है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो महत्वपूर्ण खोजें हैं, महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, उनके बारे में कि भाई उनकी खोज किसने की, कब की, वो आपको पता होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण खोजें एवं महत्वपूर्ण आविष्कार, उनके आविष्कारकर्ता, खोजकर्ताओं के नाम जो है वो आपको याद रखना है कि भाई आपको जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया या किसी भी चीज का, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो जो महत्वपूर्ण खोजें और डिस्कवरीज है उनके बारे में। अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो फिजिक्स में जैसे जनरल चीजें आएंगी, ग्रेविटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, इससे रिलेटेड जनरल चीजें। केमिस्ट्री में भी यही है कि सामान्य चीजें, सॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, पीरियोडिक टेबल आपका हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, जनरल चीजें उनके बारे में। बॉटनी बायोलॉजी के हम बारे में सेल स्ट्रक्चर हो गया, सेल्स हो गई, है ना, अलग अलग तरह के, मतलब जूलॉजी से अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के किंगडम्स हो गए, बॉटनी में अलग अलग तरह की चीजें होंगी। इससे रिलेटेड बहुत सामान्य स्तर की चीजें, 10वीं तक की चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये एक जनरल साइंस का सिलेबस आपका हो गया। तो हमने 3 खंडों की बात कर ली, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, दूसरा लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, मतलब 3 खंड, और चौथा जनरल साइंस। ठीक है, 5वें खंड की अगर हम बात करें तो उसमें है आपका कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक बहुत जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जनरल आइडिया का मतलब ये है, इसमें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी कमांड दी जाती है, कैसे इन पे काम किया जाता है, इसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, इनके अलावा विंडोज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में नॉलेज, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और किसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और कौन सी यूनिट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, विंडोज क्या होता है उसके बारे में जानकारी। उसके अलावा इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक जानकारी, इंटरनेट कैसे काम करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती है ना, अलग अलग तरीके से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, IPv4 IPv6 क्या है, ये तमाम चीजें, IP एड्रेस क्या होता है। तो बेसिक बातें इंटरनेट की, जो टेक्नोलॉजी है जिस पर इंटरनेट काम करता है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका कंप्यूटर खंड हो गया। तो हमने जनरल स्टडीज जिसमें कई खंड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा GS या GK भी जिसको बोलते हैं। दूसरा हमने लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश। तीसरा जनरल साइंस और कंप्यूटर। ठीक है, इतनी चीजों की बात की। इसके अलावा जो अगला खंड है वो है आपका मैथमेटिक्स का। जो अगला खंड है वो है मैथमेटिक्स। मैथ्स में रीजनिंग भी एक टॉपिक है, तो इसको आप एप्टीट्यूड जैसा मान लो कि जनरल एप्टीट्यूड। अभी एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स भी आ गया और रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक, इसमें दोनों टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स आपके मैथ्स के हैं, कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, तो ये इसमें शामिल है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डेटा सफिशियंसी हो गया, LCM, HCF, है ना, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रपोर्शन, रेशो, ये सब टॉपिक जो जनरली मैथ्स में आते हैं हर एग्जाम में। जैसे इसमें नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क,
रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो 10वीं तक के होते हैं, 10th लेवल तक के। बहुत ज्यादा डीप लेवल के क्वेश्चन आपसे हायर मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा। 10th तक का जो जनरल मैथमेटिक्स है वो, हायर मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद आपका एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद आपका इंटरेस्ट, जिसको हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के जनरल जो टॉपिक्स है ना। आपके फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव जिसको आप बोलते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, और भी इसमें जो टॉपिक्स हो सकते हैं 10th तक के, बहुत ज्यादा डीप लेवल के तो नहीं, 10th तक के, और उसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और भी इसमें एज से रिलेटेड, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी कुछ टॉपिक जैसे डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक्स हो सकते हैं, है ना, जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हो सकते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना जो मैंने अभी आपको बताया अभी तक में, ये सारे जो है आपके नॉन टेक्निकल का पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल का पूरा सिलेबस हो गया आपका। इसका मतलब है कि 200 में से 100 नंबर जो है इन्हीं 6-7 टॉपिक्स से आएंगे। ठीक है, 100 प्रश्न जो है इन्हीं 6-7 टॉपिक्स में से आने वाला है। जनरल स्टडीज, लैंग्वेजेस दोनों, उसके बाद साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, आप इसको मोटे तौर पे ऐसे समझ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा खंड मैंने आपको बता दिया कौन सा है, जीके है। हालांकि इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो लगभग सेम ही रहेंगे, 14 क्वेश्चन, 14-15, 14-15, 14 क्वेश्चन हर खंड में से आने वाले हैं। लेकिन अगर हम लेंथ के लिहाज से देखें, कंटेंट के लिहाज से देखें, तो सबसे बड़ा खंड कौन सा है, जीके है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इकोनॉमी भी है, इसमें जियोग्राफी भी है। तो ये एक बहुत बड़ा खंड है, और बाकी जो खंड है वो इसकी तुलना में थोड़े छोटे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा नॉन टेक का सिलेबस हो गया। और जो आपका टेक्निकल है वो आपकी ब्रांचेस के हिसाब से, जो भी आपकी ब्रांच है उस लिहाज से आपका 100 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल का प्रश्न पत्र आने वाला है। हालांकि प्रश्न पत्र तो एक ही रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, प्रश्न पत्र एक ही रहेगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे। आपको 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। मैंने आपको आज नॉन टेक का सिलेबस अभी डिस्कस कर दिया है। अब यदि आप लोग सीरियसली इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप पूरे दमखम के साथ इसकी तैयारी में लग सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है वो अगस्त में डिक्लेयर की गई है। हो सकता है कि मिड अगस्त तक एग्जाम हो, या अगस्त के 1st-2nd वीक में भी हो सकती, कभी भी, तब भी आपके पास 3.5 महीने का समय अगर हम माने तो रफली है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को सही गति और सही दिशा दे सकते हैं। नेविगेट इंस्टीट्यूट जो है हमारे यहाँ पर व्यापम का डेडिकेटेड बैच शुरू हो रहा है, जो कि इस एग्जाम के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। ये बैच जो है वो दोनों मोड्स में अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन मोड में हमें ज्वाइन करना चाहे तो ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, यदि ऑफलाइन मोड में हमें ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में जो हमारा बैच शुरू हो रहा है वो 22 अप्रैल यानी कि मंडे से शुरू हो रहा है, और जो ऑफलाइन बैच है उसकी शुरुआत 24 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे से होने वाली है। अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करें तो आप लोग लाइव सेशन या लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और यदि आप किसी कारण से लाइव सेशन या लाइव क्लास अटेंड न कर पाए तो रिकॉर्डेड मैनर में, वीडियो मैनर में आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी अटेंड
कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों फैसिलिटीज हैं। अगर आप लाइव जुड़ना चाहें तो लाइव ऑनलाइन मोड में, और यदि आप लाइव नहीं किसी वजह से अटेंड कर पाते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को, रिकॉर्डेड वीडियो को कभी भी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो सिलेबस है, ये जो क्लासेस है, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों की रहेंगी। यानी कि आपको नॉन टेक के पूरे सब्जेक्ट्स और टेक्निकल के सब्जेक्ट्स दोनों ही कवर कराए जाएंगे। पूरा आपको एक फुल फ्लेजेड तैयारी इसमें करवाई जा रही है। उसके बाद अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आपको हमारे इंदौर सेंटर पे आना पड़ेगा। हमारा जो इंदौर में सेंटर है वहां पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 24 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे से शुरू हो रही है। तो आप इंदौर सेंटर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एड्रेस जो है आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। इस एड्रेस पे हमारी ऑफलाइन सेंटर है जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस के लिए। स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो, आप पोस्टल सर्विसेज से हमारे स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल ऑनलाइन आपको केवल हमारे से संपर्क करना है और आपको पोस्टल मटेरियल कहीं पर भी भारत में उपलब्ध करवा दिया जाएगा पोस्ट के द्वारा। ये जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल रहेगा। आप जिस भी माध्यम में कंफर्टेबल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में, बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको मटेरियल अवेलेबल रहेगा। अगर क्लासेस की मैं बात करूं तो हमारी क्लासेस भी दोनों मीडियम्स में है, बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। दोनों फॉर्म्स में यानी दोनों मीडियम्स में, बाइलिंगुअल मीडियम में आपकी क्लासेस रहेंगी। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हो उस मीडियम में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इन क्लासेस में, जो कि आपके पूरे के पूरे जो एग्जाम पैटर्न है व्यापम का, आपका सब इंजीनियर का, उसी पर आधारित होंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट जिसको हम एफएलटीज कहते हैं, आपको एफएलटीज भी बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि सब इंजीनियर के पैटर्न को फुली फॉलो करती हैं। और इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज होती है, तो उसके लिए सेपरेट डाउट सेशंस भी अरेंज करवाए जाएंगे। तो ये जो है हमारे बैच का पूरा स्ट्रक्चर है, हमारी क्लासेस का पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझा दिया। मैं इसको सम अप कर देता हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल मीडियम में अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड में 24 अप्रैल से शुरू होंगी, ऑनलाइन मोड में 22 अप्रैल यानी कि मंडे से। उसके अलावा टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेंगी, आपको एफएलटी, आपको नोट्स भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों जिस भी मीडियम में आप चाहें अवेलेबल है। पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आप पूरे भारत में कहीं पर भी ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आपको इंदौर पे हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। ऑनलाइन आप जब चाहें जहां चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडियम में अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो लाइव भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश ना अटेंड कर पाए तो अपनी सुविधा के अनुसार बाद में रिकॉर्डेड वीडियो अटेंड कर सकते हैं और स्पेशल सेशंस में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही आप जो है इन क्लासेस में टेस्ट सीरीज जो है वो एफएलटी के थ्रू आपको मिल जाएंगी बाइलिंगुअल। हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, अपने मोबाइल फोन पे, चाहे आपके पास आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, जो भी मोबाइल फोन है सभी पर ये फंक्शन में रहता है। तो आप हमारा ऐप नेविगेट प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, आपके पास एंड्रॉइड फोन या आईफोन जो भी है सभी पर फंक्शनिंग है और आप आराम से इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। नॉन टेक की जो पूरा सिलेबस है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया डिटेल में, और इसको आपको इन क्लासेस में नॉन टेक और टेक दोनों ही हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे
जिन पर आप कॉल करके और अगर कोई जानकारी लेना चाहें या क्लासेस अटेंड करना चाहे तो इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी आप कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।